हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से पढ़ रहे ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो भाई आइए आज क्या जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो जीओसी पार्ट 5 है। इससे पहले मैं आपको जीओसी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, पहले 4 पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एक ही कंपाउंड की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, अभी आगे की बातें करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बात करनी है, मेन जो बात करनी है हमें यहाँ पे वो रेजोनेंस एनर्जी का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि काफी टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी को जरूर पढ़ेंगे। जैसे ही पूरा रेजोनेंस खत्म होता है फिर रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है ना, फिर आपका रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। ओके, अब देखो भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। आज का जो टॉपिक है वो काफी बेहतरीन टॉपिक है, काफी मजा आएगा पढ़ने में, काफी जगह उसका यूज भी होता है। ठीक है, एक बार आपके कमेंट दिखने लग जाए। हाँ, दीपक गुड इवनिंग, जगराता, रमेश, रुचिता वेलकम। ठीक है, चलिए ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी को एक बार छोड़ते हैं, मैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। अब वापिस से एक बार कॉन्जुगेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो भाई कॉन्जुगेशन आपका बेसिकली 3 टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है भाई समझना, है ना। एक तो सिंपल कॉन्जुगेशन है भाई आपका, है ना। एक सिंपल कॉन्जुगेशन है भाई आपका। क्या मतलब है तीनों का, मैं मतलब समझा दूंगा आपका कि सिंपल कॉन्जुगेशन है एक आपका। एक आपका होता है भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काफी जगह यूज किया जाता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है भाई एक आपका। इसी प्रकार गुड इवनिंग अजय, अभिनय, वेलकम सभी का। ठीक है, आशुतोष कहाँ पे है भाई, एंड और भी स्टूडेंट थे वो कहाँ पे है, सारे स्टूडेंट आया करो भाई। अभिनय आ गया, वेरी गुड, चल अभिनय तो ठीक है। अब एक होता भाई आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन है हमारा वो 3 टाइप का होता है। एक आपका सिंपल कॉन्जुगेशन होता है, किरण गुड इवनिंग। ठीक है, तो भाई एक सिंपल कॉन्जुगेशन, एक आपका होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक आपका होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है भाई। अब देखो रेजोनेंस एनर्जी मैं इसलिए नहीं समझाया कि पहले क्रॉस कॉन्जुगेशन समझा दूं, पहले मेसोमेरिक आपको समझा दूं, उसके बाद रेजोनेंस समझाऊंगा तो काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आपको रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल कॉन्जुगेशन का मतलब यही है भाई कि आपने मान लो कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया और यहाँ पे आपका ये भी CH2 और यहाँ पे सॉरी CH लगेगा, CH2 नहीं लग सकता। ठीक है, अगर हम बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पे CH2 हुआ, यानी कि ये जो सिंपल कॉन्जुगेशन हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो ये बेसिकली एक सिंपल टाइप का कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये क्या आपका एक सिंपल टाइप का कॉन्जुगेशन है भाई। ठीक है, ये सिंपल टाइप का। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल देख लो पहले कि ये मैंने यहाँ पे CH2 लिया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, वापिस से मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये लिया, और सॉरी यहाँ पे CH लगा लो यार, इसमें आपको जाना नहीं है ना, इसमें ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव लिया। इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि ये एक्सटेंड हो गया ये कॉन्जुगेशन। देखो पहले ये यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये वाला भी यहाँ पे जा सकता, तो इसको बेसिकली जो बोला जाता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोला जाता है। यानी कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन, सिंपल कॉन्जुगेशन का मतलब है कि वो लगातार एक टाइप का ही कोई एक अरेंजमेंट आपको दिखे, अगर वो अरेंजमेंट आगे बढ़ती जा रही तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को नाम दिया जाता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखो भाई जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी होती है। ये वाली बात आप ध्यान में रखना कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी होती है, उसको डिस्कस करेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक है भाई नेक्स्ट जो है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको समझाना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भाई ये काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और वैसे भी बड़ा इसका यूज होता है भाई। जैसे आज मैं IR स्पेक्ट्रा पढ़ा रहा था, है ना, MSc एंट्रेंस वाले बच्चों को, तो वहां पे भी इसका यूज हुआ था।
ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी में भी इसका यूज होगा और बहुत जगह इसका यूज होगा। तो कैसे पता लगेगा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्या मतलब होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन से? तो आइए देखो, मैंने लिया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लिया, हेलो आशुतोष वेलकम, ये सी डबल बॉन्ड ओ लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई OCH3 लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिया भाई, आपका CH2 नेगेटिव लिया। एक मैंने कॉम्प्लेक्स ये लिया। मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, काफी अच्छे से समझना भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मजा आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ये दो बातें आपको नजर आ रही है यहाँ पे, आपको दो डिफरेंट हेलो नामिका, तो दो डिफरेंट आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है कि इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, ठीक है, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इसको बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, ये बोला मैं इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कह रहा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूंगा, तो ना तो 100% ये दे पाता है, ना ही 100% ये दे पाता है। समझ में ना आई तो दोबारा से कहानी बना के समझाता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे, है ना, शायद आपको एक कहानी अच्छी लगे। भाई ये देखो यहाँ पे आपकी G है या फिर यहाँ पे B है। G और B का मतलब समझ गए होंगे, या तो गर्ल है या बॉय है। अगर यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे बॉय है, ठीक है, और यहाँ पे अगर बॉय है तो यहाँ पे गर्ल है। इनके बीच में बनी हुई है बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या है भाई, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये रिलेशनशिप में है, बेसिकली फ्रेंडशिप में है ये। अब क्या होता है कि आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि अब क्या होता है कि इसको भी कोई ना कोई लोग जानता होगा आगे पीछे से, है ना, कुछ और लोग भी ट्राई कर रहे होंगे कि हमारी भी ये गर्लफ्रेंड बन जाए, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, पहला केस ये हुआ कि यहाँ पे बॉय 1 है, ठीक है, और यहाँ पे बॉय 2 है, ठीक है। इस जी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक बार जी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बॉय नंबर 2 है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसको इससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बॉय क्या करना चाह रहे हैं, इसको रोज देना चाह रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे रोज देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात समझना भाई। अब क्या होगा कि ये पूरी है ना, ये B1 और B2 क्या हुआ कि पता लगा कि इस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में मन मुटाव हो गया है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशन आ गई है, यानी कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी वो कम हो गई है। अब जैसे ही ये वाली बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गई, यानी कि बॉय ने कहा कि बस अपना साथ छोड़ दिया, भाई मैं जा रहा हूं अपना, ठीक है, ऐसे गर्ल भी कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इसके ऊपर तो किसकी कमी होगी भाई, है ना, इस गर्लफ्रेंड को तो बॉयफ्रेंड चाहिए और इस बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पड़ोसी थे, जो इंतजार कर रहे थे, ठीक है, गुड इवनिंग रोहित, तो वो इंतजार जो कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि ये फ्रेंडशिप कब से ब्रेक हो और कब हम उसको रोज देने जाएं। तो क्या होता है भाई, ये गर्लफ्रेंड को पता लग गया भाई ब्रेकअप हो चुका है, अब ये फ्रीली है या ये बॉय फ्री है। तो क्या होता है भाई, ये वाला बॉय भी जाता है अपना रोज लेके अच्छे से, है ना, अच्छे से फूल वगैरह लेके जाता है, इंप्रेस करने की कोशिश करता है, और उधर से ये वाला आ जाता है। तो क्या होता है कि इन ना तो ये परमानेंट दे पाएगा, है ना, अगर ये देगा तो कहेगा भाई ये वाला तुम क्यों दे रहा भाई, मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा था, तेरे को पता कितने दिन से ट्राई कर रहा था, बल्कि मैंने तो ब्रेकअप भी मैंने करवाया है इनका, ठीक है। अब ये कहेगा भाई तुझे पता है मैं लगभग ना बचपन से ही ट्राई करता आ रहा था। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि ना तो ये वाला दे पाएगा ना ये दे पाएगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग हो जाएगी। इसी को बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको, क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखना भाई, बी में देखना एक बार, बी में देखना। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल, ये वाला जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आया, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, यानी कि ये कॉन्जुगेशन है, सिंपल बैक बॉन्डिंग है, सिंपल कॉन्जुगेशन है, समझ पाए, यानी कि ये सिंपल कॉन्जुगेशन हुआ। यानी कि क्या हुआ, ये वाला केस क्या कि ये जो गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे भी आपका बॉयफ्रेंड था, अब यहाँ पे भी बॉयफ्रेंड 1 था और यहाँ पे बॉयफ्रेंड 2 था, लेकिन बॉयफ्रेंड 2 एक्टिव था, वो इंप्रेस करना चाह रहा था, उसने इसको दे दिया जाके आराम से, ठीक है। समझ गए सर, एक अनार 100 बीमार, इसका तो मतलब मैं नहीं समझा, चलो आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब बात समझ में आई कि क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब मेरे हिसाब से आपको कुछ हद तक बात समझ में आई कि क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, आइडिया लगा होगा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्रॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला कोई लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन आपको वहां पे दिखेगा कि देखो ये वाला इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, CH2 नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, CH2 नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं,
सर सेम एग्जांपल याद आ गया प्लस क्लास का। सर वो डायलॉग आपका कैम आता कहाँ है, सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। सही कहा भाई आशुतोष, सही कहा। अब देखो भाई दोबारा से इसके बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं इसी को, कि यहाँ पे हमने लिया भाई सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 ये वाला लिया यहाँ पे, और ये आपका CH2 नेगेटिव हो गया भाई, ठीक है, ये वाली बात हुई। इसी प्रकार देखो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये आपका A1 बॉन्ड लेंथ है और ये आपकी A2 बॉन्ड लेंथ है। दो कंपाउंड आपको दे देगा कि एक A1 बॉन्ड लेंथ है और एक A2 बॉन्ड लेंथ है, तो आपको बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन बताना भाई। पहली बात तो आपको बॉन्ड लेंथ बताना, A1 और A2 के बीच का बॉन्ड लेंथ बताओ। दूसरा मैंने इस बॉन्ड को बोल दिया है B1 बॉन्ड लेंथ है इसकी, और इसकी बॉन्ड लेंथ को मैंने बोल दिया कि B2 बॉन्ड लेंथ है। अब बताइए कि इनकी बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन रहा होगा, B1 B2 की बॉन्ड लेंथ में किसकी ज्यादा होगी, है ना। तो देखो भाई समझना भाई, बड़े अच्छे से समझना, बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये B1 हो गया और ये आपका B2 हो गया। अब देखो भाई अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के बाद कोई भी जो C डबल बॉन्ड O है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है ना उतनी, अब जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है, ठीक है, इस बात को समझिए आप ध्यान से कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है, जितनी ज्यादा आपके रेजोनेंस होगी, उतना ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उतना ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हमने देखा कि जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा है। अब क्या होगा कि मान लो कि ये 100% तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, लेकिन 70% इसने दे दिया और 70% इसने दे दिया, तो ओवरऑल ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो ज्यादा सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये वाला जो ये जो बॉन्ड होगा ये ज्यादा लॉन्गर होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा लॉन्गर होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये वाला जो बॉन्ड वो ज्यादा लॉन्गर हो जाएगा। इसके कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे देखो ओवरऑल 140% रेजोनेंस मिल रहा है, यानी कि हमें ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है। अगर ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है तो डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ की अगर बात करें तो 100%, ये अकेला 100% दे रहा था, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये डोनेशन देगा, तो लेकिन ये तो 100% ही डोनेशन दे रहा है। वहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा रेजोनेंस पहुंचा है वहां तक, तो डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे 100% ही पहुंचा है। अब ये कोई डोनेट करने वाला नहीं है, तो अब खुद मुझे बताओ कि ये वाला जो इसका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो इतना ज्यादा लॉन्गर नहीं होगा जितना A1 के अंदर है, जितना A1। तो A1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी A2 से। किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई, किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना कि कैसे क्या कहानी होती है। तो A1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है A2 से, क्यों? क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन के रीजन, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा रेजोनेंस पहुंचा, और ज्यादा रेजोनेंस पहुंचा तो डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वैसे ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर B के केस की बात की जाए, A2 के केस की बात की जाए, तो वहां पे सिर्फ OCH3 का रेजोनेंस, वहां पे सिर्फ OCH3 का इलेक्ट्रॉन पे पहुंचा, इतना ज्यादा पहुंचा नहीं, ये वाली बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इस B1 की और इस B2 की बात करते हैं। ये आपका B1 और ये आपका B2 है। अब देखो B1 और B2 की बात की जाए तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी भाई, किसकी बॉन्ड लेंथ? देखो ये क्या है, रेजोनेंस से अगर ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन रहा होगा भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, और यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ रहा है भाई, यहाँ पे तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो B2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू B1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से कुछ न कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया होगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या हो जाएगा, सर जैसे CH2 कर रहा है वैसे CH3 क्यों नहीं कर रहा है? वेरी गुड अनामिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। CH2 के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, किसके पास लोन पेयर, ये डोनेट कर सकता है, लेकिन यहां इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे स्पीशीज कर सकते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो अनामिका।
तो इस CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएगा ये डोनेशन रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि रेजोनेंस तो कॉन्जुगेशन के थ्रू काम करता है। तो ये वाला किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में इसमें किसी को प्रॉब्लम है, परेशानी है तो बताए भाई। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम परेशानी है तो बताए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बेहतरीन टॉपिक है। किसी को डाउट है या नहीं है? किसी को डाउट है या नहीं है? बताओ भाई, ये बात बताओ फटाफट से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल भी हम आपको देता हूं। आपको बताना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन, सर B2 फिर से बता दीजिए। ओके, देखो B2 की क्या बात मैंने कही यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एक बार। मैंने ये कहा कि ये CH2 नेगेटिव था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे OCH3 था। अब देखो भाई, जैसे ये वाला बॉन्ड मूव करेगा, ये वाला कुछ ना कुछ तो डोनेट करेगा, ऐसा नहीं है कि सारा डोनेट नहीं करेगा, कुछ 70% तो डोनेट करेगा, कुछ तो डोनेशन रही होगी यहाँ पे। तो उस डोनेशन की वजह से ये वाला सिंगल बॉन्ड आपका, ये वाला सिंगल बॉन्ड कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया होगा। यानी कि सिंगल से डबल कैरेक्टर के जाने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम होना, सिंगल से डबल जाने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम होना। लेकिन अगर आप बात करोगे इस केस की, तो यहाँ पे तो प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये तो कन्वर्ट होना नहीं है, यहाँ पे तो आपका प्योर सिंगल बॉन्ड रहने वाला है भाई। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? अभिनय क्लियर हुआ पॉइंट आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ये आपका एक काफी बेहतरीन पॉइंट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यदि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसे देखते, ये अगर यदि कार्बन, ठीक है, देखते वो फिर आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होता सर। 100% एफिशिएंट की वजह से B2 डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, 100% B2 डबल बॉन्ड हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, एंड डबल बॉन्ड स्मॉल नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, B2 मैंने इसकी इस बॉन्ड लेंथ को B2 बोला है मैंने, आप इस चीज को नोट कीजिए, इस बॉन्ड लेंथ को B2 बोला है। अब मैं इसका कंपैरिजन करवा देता हूं, देखो इसका कंपैरिजन करवा देता हूं कि इस ये C1 बॉन्ड लेंथ है, ये वाली C1 बॉन्ड लेंथ है, और ये वाली C2 बॉन्ड लेंथ है। अब C1 और C2 में भी रिलेशन बताइए, कि अब आपको C1 और C2 में भी रिलेशन बताना है। अब मैं ये कहूंगा कि C1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रही होगी। आप ध्यान दो ना कि मैंने किसके बारे में पूछा है, मैं इस B की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इस B1 की, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, CH2 नेगेटिव और कार्बन, और यहाँ पे CH3 और इसकी। अब देखो भाई C1 C2 की अगर बात करें, इसमें C1 C2, अब देखो यहाँ पे 100% कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, 100% डोनेशन नहीं हो रहा, तो ये 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अब C1 और C2 में से पूछे ना, तो मैं कहूंगा कि C1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो 100%, वो इफेक्टिव कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से C1 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है C2 के कंपैरिजन से, C1 बड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई, दूसरी बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं आपको अगर ना पता हो तो, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बात ही होती है, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कंपैरिजन करवाया जा सकता है। C1 होगा ना सर? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, अंतिका ने बिल्कुल सही कहा भाई, ठीक है। C1 बड़ा। समझ में आया नहीं आया भाई? समझ में आया या नहीं आया? बता, फटाफट से कमेंट करके बता दे कि समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताएं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वहां पे मैं आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेता हूं, इसकी बात कर लेते हैं, वहां पे बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, जैसे एक और कॉन्जुगेशन का एग्जांपल लेते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और उसके बाद भी आपसे बहुत सारे एग्जांपल पूछेंगे कि किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे सारी बातें। जैसे एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं भाई, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, ये आपका C डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका NH2 हो गया भाई, ठीक है, NH2 हो गया, ठीक है, एक A हो गया ये हमारा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे NH2 लिया, NH2 लिया, ये आपका C डबल बॉन्ड हो लिया, ये आपका NH2 लिया, यूरिया लिया, ये बेसिकली क्या भाई आपका यूरिया है, ये आपका यूरिया है, यूरिया, ठीक है। बट C1 में तो लोन पेयर है इधर,
ओके, रमेश कह रहा कि C1 में तो लोन पेयर है, इधर कहाँ पे है भाई C1 में लोन पेयर? अरे लोन पेयर है, जब तो मैं कह रहा हूँ ये लोन पेयर है तो डोनेशन होगा। डोनेशन होगा तो सिंगल बॉन्ड कुछ तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड कुछ तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा। क्या 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया? नहीं, क्योंकि ये रोक रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है, यस एक ही बात होती है बिना, यस एक ही बात होती है, लेकिन यहां पे इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड परमानेंट, मतलब ये वाला 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये बात समझिए, इन दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं। ये आपका मान लो 70% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये 100% डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अगर 100% डबल बॉन्ड में तो वो छोटा रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि C1 आपका लॉन्गर होगा C2 से। बात समझ में आई रमेश? रमेश बात समझ में आ गई तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं भाई। ये आपका एक यूरिया, ये आपका अमाइड है, अमाइड बोलते हैं, ये यूरिया है आपका बेसिकली। अब यहां पे अगर आपसे बात की जाए कि भाई मैं इसकी बॉन्ड, ये आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी B1, इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी B2। अब मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं भाई, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से समझ लें, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। तो ये आपका B1 और B2 में से बताओ किसकी ज्यादा है। इसी प्रकार मैंने इसकी बॉन्ड एनर्जी को C1 बोल दिया और इसकी बॉन्ड एनर्जी को C2 बोल दिया। अब आपको C1 और C2 की बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बताना है, C1 और C2 की बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी आपको बताना। देखो क्या होगा, अब बात सुनो, यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, आप खुद से कह सकते हैं कि सिंपल कॉन्जुगेशन। क्या है? सिंपल कॉन्जुगेशन है। और यहां पे क्या है, जब ये वाला बॉन्ड मूव करेगा तो ये भी डोनेशन देगा, ये भी डोनेशन देगा। यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहां पे क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर यहां पे ये सिंपल कॉन्जुगेशन है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कन्वर्ट होगा, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां वाला जो बॉन्ड होगा वो और भी ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस पहुंचेगी। अगर ज्यादा रेजोनेंस पहुंचेगी तो C डबल बॉन्ड, ज्यादा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की जा रही है तो B1 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इतना लॉन्गर नहीं है, वो C और O का जो बॉन्ड है उसमें जो रेजोनेंस हो रही है वो 100% ही हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेंस 100 से ज्यादा हो रही है, 100 से ज्यादा। अगर 100 से ज्यादा होगी तो इस डबल बॉन्ड को वो ज्यादा सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करेगा, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, इसलिए B1 की एनर्जी ज्यादा है। अब अगर मैं C1 की और C2 की बात करूं, अगर मैं C1 और C2 की बात करूं तो फिर से मैं कहूंगा कि C1 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, फिर से मैं कहूंगा कि C1 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। A2 एंड C2 ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। अरे नहीं, A2 कहां से आ गया यहाँ पे? अच्छा ठीक है, B1 मोर बिल्कुल सही कह रहा जिगराता ने, समझ में आ गई। यहाँ पे C1 की ज्यादा, भाई C1 की ज्यादा क्यों है? C1 की ज्यादा, अरे भाई यहाँ पे 100% ये वाला सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला 100% कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला 70% होगा। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। और डबल बॉन्ड अगर प्योर होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इन दोनों का आंसर ये है। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो पूछ सकता भाई, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। एनी डाउट पूछ लेना भाई, किसी को डाउट आ जाए बाद में आ जाए तो बाद में पूछ लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। अब देखो इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बताता हूँ, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन। देखो भाई क्या है, एक आपका CH3 लिया आपने, एक आपने ये वाला लिया, ये वाला स्पीसीज लिया भाई, इसे आपका क्या बोलते हैं भाई? एक ये वाला स्पीसीज होगा भाई, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताने की कौन अच्छा एसिड होगा, ये आपका सिंपल हो गया भाई। और एक आपका CH3 लिया आपने, एक C डबल बॉन्ड O लिया, ये आपका CH2, ये आपका ये लिया, और ये देखो ये लिया। यहां से आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। क्या करनी है आपको? यहाँ पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है भाई। बल्कि इसको तो स्पेशल बोला जाता है भाई, इस टाइप के ग्रुप को ध्यान में रखना है, इसको एक्टिव मैथिलीन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मैथिलीन बोला जाता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मैथिलीन इसे बेसिकली बोला जाता है,
ठीक है सर, मतलब कि क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा जब ज्यादा रेजोनेंस होगा एंड ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर। और एग्जांपल देकर बताएं। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं पूरे समझाने की, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, समझना सारी समझाने की बात है, समझ में आ जाएंगी आसानी से। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन निकालो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, यहां से निकलेगा ये वाला स्पीसीज बना भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहां से आप कहां से निकालोगे, इससे निकालो। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो और आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं एक बार बीच वाले से निकाल रहा हूं भाई। उसका बड़ा रीजन है कि ऐसा क्यों है कि बीच वाले से क्यों निकलता है। हमेशा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का निकालते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना और ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाली बात समझना, ये वाली बात समझना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ इसके सी डबल बॉन्ड ओ से स्टेबलाइज हो रहा है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। बी ज्यादा एक्टिव मेथिलीन, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। अब देखो यार ये यहाँ पे हो रहा क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप का। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन कुछ अलग तरीके से हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसको भी डोनेट करेगा, है ना, और ये इसको भी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ज्यादा डोनेशन होगा, यहाँ पे आपका ज्यादा डोनेशन होगा। यानी कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए भाई अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ए से, बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसे। समझ में आया या नहीं आया भाई, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे भाई आशुतोष ने, दीपक ने। भाई किसी को डाउट हो तो कह देना, मैं समझा दूंगा दोबारा से। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे ये बताना है इनमें कि किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है और किसमें सिंपल कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है कि किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है और किसमें सिंपल कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपने एक कंपाउंड दिया ए और यहीं पे एक ऐसा ही कंपाउंड मैं आपको बना के दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा ही कंपाउंड मैं आपको बना के दे देता हूं, ये वाला। अब मुझे बताओ भाई किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन और किसमें कौन सा कॉन्जुगेशन। क्या ए में क्रॉस कॉन्जुगेशन है और क्या बी में क्रॉस कॉन्जुगेशन है? देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना, पूरी कोशिश करना समझने की। सारी चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, अगर समझोगे तो, अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखना। अब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं और ये भी चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं, तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन इसके अंदर क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। बट यहाँ पे नो क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है भाई। क्या है यहाँ पे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कैसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन? अब आप ये थोड़ी नहीं कहोगे, पहली बात तो ये बॉन्ड यहाँ पे आप ब्रेक ही नहीं करो, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक ही नहीं होगा, एक्सटेंडेड बोलेंगे जब आता है इसको, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव तो हाईली अनस्टेबल है, नेगेटिव नेगेटिव तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। अब देखो भाई अब क्या होगा, तो ये एक्सटेंडेड की तरह बिहेव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। तो ये एग्जांपल है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, ना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन का, ना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन का। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? काफी बेहतरीन। ऐसा ही एक एग्जांपल और दे देता हूं भाई, सेम ऐसा ही एग्जांपल है, सेम ऐसा ही एग्जांपल है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे हमने लिया पॉजिटिव चार्ज है, ए कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक होता है, काफी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और ये वाला आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, बी कंपाउंड है, यहाँ पे एक पे नेगेटिव चार्ज है एक, तो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट। ये आपका कौन सा है, ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए? इसमें आपका ये इस तरीके से चलता है। सर ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेशन होता है? वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि किस चीज की कंडीशन देख रहे हो। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, किस वे में देख रहे हो, है ना, बॉन्ड लेंथ के वे में देख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ के वे में देख रहे हो, स्टेबिलिटी के टर्म में देख रहे हो, किसके टर्म में देख रहे हो, वो चीज देखी जाती है। और ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपको अभी, है ना, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है,
है ना। आपको ये पूछना चाहिए, आपको कंडीशन दिख जाएगी, आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिख जाएगी। समझ पाए मेरी बात को? समझा देता हूँ। बी एरोमेटिक है ना, बिल्कुल एरोमेटिक है, बी एरोमेटिक है। जैसे एक क्वेश्चन समझा देता हूँ भाई इस पे, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। समझ लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। देखो यार, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये वाला लिया मैंने, देखो अब है ना, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछेंगे। ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया। अब देखो मैं दो चीजें पूछता हूं आपसे। चलो अभी तो आपको रेजोनेंस एनर्जी का पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टर्म में रहे हो तो कोई क्वेश्चन की तरह समझो भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूं समझाने की। देखो एक आपसे पूछा जा रहा है कि सीओ बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ भाई, कि सीओ बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी। चलो सी डबल बॉन्ड ओ की बात की जा रही है ना, सी सिंपल सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की कुछ एप्लीकेशन इन द टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की कुछ एप्लीकेशन, यस यस यस, किरण आ गया मैं आपकी बात पे, किरण में आ गया, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो सब कुछ। यहाँ पे आपको सीओ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। एक बॉन्ड लेंथ बतानी है और एक इन दोनों कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। रेजोनेंस एनर्जी का अभी के मतलब आप मुझे स्टेबिलिटी बता दो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है उतना ज्यादा स्टेबल है। देखो अगर बात की जाए, यहां पे हमें दिखा कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अगर एक्सटेंडेड, ये ए है आपका और ये बी है, अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो सीओ की बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा, ए में ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू बी। तो पहली बात तो ये सभी को समझ में आ गई होगी, ये आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ना यहाँ पे कंडीशन भी दोनों, दो अलग अलग कंडीशन है भाई। अब यहाँ पे आप ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पे ना ये आपका सिंपल कॉन्जुगेशन नहीं है। अब देखो ध्यान से एक बार रुको भाई, एक बार रुको, एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे, सी का केस, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। सी का केस ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है। अब आपको बताना सीओ बॉन्ड लेंथ की ए बी सी में बतानी है। तो देखो भाई इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा, उसके बाद ए आएगा और उसके बाद सी आएगा। ये करेक्ट आंसर है भाई, अगर आपसे बॉन्ड लेंथ के टर्म में पूछे। बी क्यों? बी में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, तो इस डबल बॉन्ड को ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव नहीं जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का प्योर इफेक्टिव जाएगा। तो यहाँ पे बी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस पहुंचेगा, बी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस पहुंचेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, ये आपका सिंपल कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है और ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। तो इस टर्म में मैंने बात की है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा ए की, बी की, फिर ए की, फिर सी की। कार्बन सीओ बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड लेंथ की। तो सबसे ज्यादा जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो बी में बनेगा, उसके बाद ए में बनेगा सी के कंपैरिजन में, क्योंकि सी में सिंपल कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। इस प्रकार से अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन है, तो मैं कहूंगा कि सबसे स्टेबल बी है, सबसे स्टेबल आपका बी है। सबसे स्टेबल क्या है? बी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है। उसके बाद ए बोलेंगे भाई स्टेबिलिटी की टर्म में, उसके बाद सी बोलेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ ले भाई, बता देना भाई कमेंट करके अगर डाउट हो तो किसी को, ठीक है। आपके कमेंट मुझे थोड़े से लेट रिसीव होते, कोई बात नहीं। तो ये बात की भाई हमने, ऐसे होती है कहानी। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, फिर सिंपल कॉन्जुगेशन। ए क्रॉस है, यस बिल्कुल ए क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड से इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक्सटेंडेड में ये वाला बॉन्ड भी 100% जाएगा और ये वाला भी बॉन्ड 100% जाएगा। यहां पे ये 70 जाएगा, ये 70 जाएगा, यहां पे आपका 140% जा रहा है। मान लो 70 का मतलब ये नहीं कि ये डाटा है 70 बोल दिया तो 70, ना ना ना, समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पे 200% जाएगा, ये बात है, ये डिफरेंस है। और यहां पे आपका सिर्फ 100% जाएगा, ये बात है समझाने वाली। समझाने वाली तो ये बात है भाई, इससे अच्छा एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से समझाओ के, पर स्टेबिलिटी में तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होती है। क्रॉस, देखो मैंने रेजोनेंस एनर्जी की बात की है,
रेजोनेंस एनर्जी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है और स्टेबिलिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में बी में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, बी में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, और ए में भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे और यहीं पे आएगा। समझ पाए मेरी बात को? सर स्टेबिलिटी वाला एक्सप्लेन कीजिए। देखो स्टेबिलिटी वाली बात ऐसे है, ठीक है, ये वाला क्या कह रहा है अजय सर? फिर से समझाओ। ओके, दोबारा से समझाता हूँ, रुको एक बार ध्यान से समझो इसको। देखो इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखो। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना के देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे आया, ठीक है, और आपका ये वाला नेगेटिव और यहाँ पे आया, इसमें ये रहा। इसमें अगर आप बनाओगे, अगर इसमें आप बनाओगे तो देखो आपका कुछ ऐसे है, लेकिन ये इफेक्टिव रेजोनेंस है। ये आपकी कैसी है? इफेक्टिव रेजोनेंस है। और इसमें बनाओगे तो ये भाई, अब खुद को समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है ना? अब आपको खुद को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी हो रखी है यहाँ पे। सर फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ज्यादा रेजोनेंस, फिर क्रॉस में और लास्ट में सिंपल कॉन्जुगेशन। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर कैसे पता चला कि क्रॉस कैसे है? ए प्लस चार्ज की वजह से। नो नो, अभी बताता हूं, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बना के दिखा दिया मैंने स्ट्रक्चर, देखो यार। अब देखो बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे, देखो इसकी मैं बात करता हूं, आपको कैसे पता लगा? देखो क्या है कि क्या कहा भाई, हाँ अनामिका का जवाब देता हूं पहले मैं। अनामिका ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। इस बॉन्ड को जैसे ब्रेक करोगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आते ये भी डोनेट करना चाहेगा, ये भी डोनेट करना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। अब किसी को डाउट है तो पूछो भाई। अब किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? एक्सटेंडेड में CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा सिंगल बॉन्ड में होगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा सिंगल बॉन्ड में होगा। सिंगल बॉन्ड, यस सही कहा, सही कहा, यस यस। और किसी को डाउट? और किसी को डाउट? अरे देखो ये बात है, दोबारा से बना के दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। एक बार मैं ना इन दोनों का कंपैरिजन करवाता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन करवाता हूं भाई, क्रॉस वालों का कंपैरिजन करवाता हूं, ठीक है। ये रहा, और एक एक्सटेंडेड की बात करता हूं। देखो यार इसको आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये कहेगा कि मैं दूंगा, ये कहेगा कि मैं दूंगा। ओवरऑल ये क्या है कि मैं मान लेता हूं समझाने के लिए आपको, मैं मान लेता हूं समझाने के लिए कि 70% ये दे रहा है और 70% ये दे रहा है। तो ओवरऑल यहां तक कितना पहुंच गया भाई? 140% पहुंच गया। ओवरऑल 140% यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये भी 100% देगा और ये भी 100% देगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज तक 200% आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंचेगा। तो ज्यादा रेजोनेंस की वजह से ज्यादा C डबल वो कार्बन और ऑक्सीजन के ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। ये बात है, ये बात है। सर फर्स्ट और सेकंड में तो सेम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होगी आशुतोष। सिंपल कॉन्जुगेशन वाला, फिर से सिंपल कॉन्जुगेशन वाले की तो बात ही ऐसे है। सिंपल कॉन्जुगेशन वाला तो क्या करेगा? वो सिर्फ 100% डिसोसिएट हो सकता है, 100% होगा वहां पे, तो है ना, वो क्रॉस से कम आएगी उसकी CO बॉन्ड लेंथ। अब इसको ध्यान से समझो कि स्टेबिलिटी कैसे। अरे भाई अब इस चीज को समझो ना आप आशुतोष, इस चीज को समझो कि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो रेजोनेंस आएगी ना, यहाँ पे जो रेजोनेंस आएगी वो इतनी अच्छी नहीं आएगी जहां पे ये तीनों जो है आपका वो अच्छी रेजोनेंस है, काफी बेहतरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो आपका ज्यादा क्लाउड है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे भी बिल्कुल कम हो गया, और यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? आई बात समझ में? इस तरीके से थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर सकते हैं हम चीजों का, ठीक है, समझ गए सर। सर रेजोनेंस एनर्जी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ज्यादा, बिकॉज मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल किरण। बल्कि रेजोनेंस एनर्जी के स्पेशल एक क्लास लूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। रेजोनेंस भी पढ़ाऊंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी पढ़ाऊंगा, हीट ऑफ कंबशन भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, इंतजार करो थोड़ा सा। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड नॉर्मल कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्लियर हो पाया। एक लास्ट एग्जांपल और उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक लास्ट एग्जांपल, एक आपके पास है भाई, एक आपके पास मैं ले लेता हूं भाई, कौन सा एग्जांपल ले लेता हूं? कोई भी ले लेता हूं, ठीक है ना। एक मैं ले लेता हूं ये वाला केस,
ठीक है, यहाँ पे OCH3 ले लिया, ये आपका OCH3 हो गया भाई, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। दूसरा क्या केस ले लिया भाई हमने, H2CO3 ले लिया, कार्बोनिक एसिड ले लिया। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं भाई, ये आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3, और ये आपका नॉर्मल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉर्मल कोई भी है ये आपका कोई भी। इनमें अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, ठीक है, अगर इसको ना आप ये ले लो भाई, सॉरी, इसको ना आप फॉर्मिक एसिड ले लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है, और ये आपका कार्बोनिक एसिड है। अगर इन दोनों में से आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, ये कार्बोनिक एसिड है ना, H2CO3, और ये आपका फॉर्मिक एसिड है, इनमें से किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है भाई, इनमें इसमें ज्यादा आएगी। देखो इसके लिए क्या करो, हाइड्रोजन निकाल दो, एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसको निकालोगे तो यहां से बेसिकली O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहां से निकालोगे, किसी भी एक से निकालना पड़ेगा यहां से, तो निकाल दो भाई किसी भी एक से, किसी भी एक से निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब खुद देख के मुझे बताओ कि फॉर्मिक एसिड, और आप ये बताओ कि कहां पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, कहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ए या बी, फॉर्मिक एसिड या कार्बोनिक एसिड? सभी बच्चे आंसर करेंगे खुद से, और कर सकते हो भाई। अब आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब मैं समझा चुका हूं आपको, अब आपको देखना आ जाना चाहिए। इतने एग्जाम्पल्स फिशिएंट होते हैं समझाने के लिए चीजें। अरे जवाब नहीं आया अभी तक, कार्बोनिक गलत है, रमेश का गलत है, रमेश नहीं समझा अभी तक, इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाया रमेश। और बोलो भाई, और बोलो कौन है, और भी बोलिए। बी गलत है सभी का। क्या यार, क्या कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रही है बात तुम्हें? अरे यार ये देखो, बी गलत है सभी का, बी वाले रहने दो भाई, सारों ने गलत बोला है अभी तक, जिसने नहीं बोला। अरे भाई यहाँ पे 100% कॉन्जुगेशन है, तो ये वाला नेगेटिव परमानेंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ज्यादा होगा, गलत है, फॉर्मिक एसिड पे सही है, फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई यहाँ पे नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, ये वाला नेगेटिव का पूरा यहाँ पे चला जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि स्टेबल अनायन बनेगा फॉर्मिक के केस में। अब ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कहेगा तू कैसे आ रहा है भाई पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मुझे नहीं देना, क्या मुझे नहीं देना। यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे 70% हो रहा है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, तो ये स्टेबल अनायन बनेगा, और यहाँ पे स्टेबल अनायन नहीं बनेगा। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ज्यादा, लेकिन ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। फॉर्मिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, और ये तो मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा, आपको ऑर्डर भी लिखवाऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि कार्बोनिक एसिड से तो सारे एसिटिक एसिड ज्यादा शो करते हैं, कार्बोनिक एसिड से तो सारे जो भी आपके एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो लगभग सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी भाई अच्छे से, इतने एग्जांपल्स सफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से समझने के लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। हमने इंडक्टिव की बात की, उसके बाद हमने रेजोनेंस को पढ़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते वो पढ़ा, कॉन्जुगेशन क्या होता है वो पढ़ा, सारी बातें पढ़ी, सारी बातें अच्छे से पढ़ी। अब दो चार बेसिक बातें मैं करता हूं आपसे, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर। बट ओ पर है ना सर, ओ पर, यस ओ पर है, क्या दिक्कत है फिर ओ पर है तो, ओ पर है तो क्या दिक्कत है भाई रमेश? ओ पर है मतलब, ओ पर है मतलब क्या कह रहे हो भाई सर, फिर से प्लीज। अरे यार ये देखो तुम्हें कि तुम्हें हाइड्रोजन निकालने, देखो ये हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब ये वाला नेगेटिव चार्ज कहेगा जा यार तू भाड़ में जा, यानी कि ये वाला यहाँ पे इसके पास ज्यादा स्टेबल चार्ज हो, इस ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये ज्यादा स्टेबल हो, ये बात मानते हो? यहाँ पे 100% कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 100% चला जाएगा। क्या इस वाले ऑक्सीजन का 100% नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये वाला कहेगा भाई तू कहां देने आ गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देने दूंगा मैं, मुझे भी तो देने हैं,
इसी को तो क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। हाँ सर, इसीलिए सब एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सही आशुतोष, कार्बोक्सिलिक एसिड को नेगेटिव चार्ज। फिर आने दो, अरे हमें तो इससे देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये वाला ऑक्सीजन इस H को कैसे छोड़े, ये वाला ऑक्सीजन इस H को जब छोड़ेगा जब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इस ऑक्सीजन को पता है कि जब मैं नेगेटिव चार्ज छोड़ूंगा ना, वो ऊपर वाला बैठा वो ले लेगा नेगेटिव चार्ज मेरा, मैं स्टेबल हूं, जाने दे इस H को। ये वाला कहेगा कि भाई ये वाला हाइड्रोजन ये कहेगा भाई यार मैं तेरा कैसे ले सकता हूँ 100%, मुझे ये भी तो दे रहा है, तो ये कहेगा यार ले लो यार, कितना तो लो, ये कहेगा चलो यार 50% 60% दे दो, सारा ना दो। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों में ही आ रही है, दोनों में ही सेम है, वो नहीं लगेगा यहाँ आशुतोष। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों में सेम आ रही है। सर समझ आ गया। और किसी बच्चे का डाउट है तो बताओ यार, मैं जितने पॉसिबल वे से समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। आई बात समझ में? सर आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं 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 अनामिका, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आता है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। अरे यार समझा रहा हूँ, क्या दिक्कत है तुम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं समझ, मतलब आगे बढ़ेंगे नहीं। पूछो, गुस्सा नहीं आ रहा भाई, सही में गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा आएगा जब, है ना, गुस्सा जब आएगा जब क्वेश्चन गलत करोगे, जब टेस्ट में क्वेश्चन गलत किया ना फिर आएगा गुस्सा। अभी कोई गुस्सा नहीं आ रहा, अभी तो पूछ रहे हो, समझ रहे हो, समझो आराम से, समझो आराम से। रमेश समझ में आया या नहीं आया? रमेश समझ में आया या नहीं आया भाई, फटाफट से बताओ। रमेश समझ में आया या नहीं आया? किसी बच्चे को अभी भी समझ में ना आया ये वाला कंसेप्ट तो बताएं। एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, धीरे धीरे से देखना, आराम से देखना, समझ में आएगी चीज। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी आसान सी बातें हैं। समझ, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगा जब सारी चीजें समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे आपको, आप कहोगे हाँ हाँ निकल रहा है, निकल रहा है। बताओ फटाफट से। ओके सर, आगे बढ़ाएं। रमेश को आ गया भाई समझ में, ठीक है चलिए भाई। नेक्स्ट जो है भाई, देखो मैं दो चार बातें आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कि कितने बच्चे क्या सोचते हैं, कितनों को क्या पता है, ठीक है। आपको एक तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। और आपको एक इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी। बताओ भाई, बताओ बताओ। आपको इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और आपको इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे सही से बता पाते हैं। ओके आशुतोष, बाकी स्टूडेंट भी बोले भाई, फटाफट से बोले, बाकी स्टूडेंट भी फटाफट से बोले। sp2 दोनों की sp2, अभी ने कहा दोनों की sp2। चलिए देखो, इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इसकी sp2 कैसे हो गई? देखो कंसेप्ट क्या बता, इसके sp3 कैसे, पहले तो ये समझो। एक कार्बन ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि देखो कैसे बताया था मैंने आपको, निकालना हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर। तो चार यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने, चार, चार का मतलब sp3, ठीक है, sp3, ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी अगर बात करें, इस पे क्या है भाई, ये एक नीचे की तरफ, ये एक, ये और एक यहाँ पे लगा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ, एक हाइड्रोजन भी होता है भाई यहाँ पे, एक हाइड्रोजन लगा हुआ और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, बट ये रेजोनेंस में है, बट ये रेजोनेंस में है। अनामिका गलत, इसीलिए मैंने कहा था कि गलत को sp नहीं होती। ये वाला अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, स्पेशली कार्बन, अगर वो रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस के साथ जुड़ा हो, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भाई,
sp2 होती है, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है sp2। अगर कोई चार्ज, कोई आपका रेजोनेंस का पार्ट हो तो उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है। अब आओ भाई कुछ और बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे देखना भाई, समझना आप, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ध्यान से। ये वाले ऑक्सीजन की बताओ भाई क्या हाइब्रिडेशन होगी, एक इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन बताओ और एक इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इन दोनों ऑक्सीजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी भाई, नंबर 1 हो रही है। तो ये आपका देखो, वैसे क्या था, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 होनी चाहिए थी, बट ये आपका रेजोनेंस का पार्ट है, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे ये रेजोनेंस का पार्ट है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, क्योंकि रेजोनेंस के लिए, अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर होने के लिए कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और इसकी क्या रहेगी, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, नहीं रेजोनेंस होता है sp3 हाइब्रिडेशन होगी। किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या इसमें, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ये रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडेशन sp2 हो जाती है। रेजोनेंस की कोई भी अनायन कॉन्जुगेशन में रहता है तो वहां पे sp2 होता है, ठीक है, आई बात समझ। अब देखो यार, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूं, होमवर्क देता हूं, कल समझाऊंगा, होमवर्क देता हूं आप सभी को, होमवर्क है ये आपके लिए, देखते हैं भाई कितने बच्चे बता पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैम में आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। जब ये क्वेश्चन जैम में आएगा ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। कैसे, क्या क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, इसको नाम से भी पूछा जा सकता है। ये एक इंटरमीडिएट होता है भाई, वैसे ये एक इंटरमीडिएट होता है, इसके 2 नाम होते हैं, इसके 2 नाम होते हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एक इसका नाम होता बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं इसे, बेंजाइन इंटरमीडिएट, और दूसरा इसका नाम होता अराइन इंटरमीडिएट, अराइन इंटरमीडिएट भी इसे बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा समझना भाई। बोलेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, आपको यहाँ पे बताने NAT टाइप में आएगा, न्यूमेरिकल टाइप में आएगा कि हाउ मेनी नंबर, अगर और टब बनाना है ना उसने तो सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, आज की प्लीज नोट्स बनाने होते हैं, ओके। अच्छा, पूरी कोशिश करता हूं मैं। अब क्वेश्चन पता क्या कहेगा कि बेंजाइन के अंदर बताओ ऐसे कार्बन बताओ जो कि sp हाइब्रिडाइज हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज sp हाइब्रिडाइज इन बेंजाइन और अराइन इंटरमीडिएट। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। आप सभी के लिए होमवर्क है, अगर कोई अभी बताना चाहता तो अभी बता दो, लेकिन घर से देख के आना, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। सेम एग्जांपल लाइक फ्यूरान, बिल्कुल सही बात है, सेम एग्जांपल फ्यूरान का होता है, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो आप, ठीक है। सेम एग्जांपल फ्यूरान का होता है, थायोफीन का होता है ना, वो पिरिडीन का होता है, ठीक है। जैसे 1-2 और करवा देता हूँ भाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देख के आना एक बार घर से, ठीक है, आप इसको देख के आना घर से एक बार, ठीक है। घर पे तो हो ही 6, हाँ रमेश यही उम्मीद थी, है ना, मुझे पता है, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया। थोड़ा सा इसको देख के आना, सोचो पहले, तो सभी गलत सोचेंगे। चलो अभी बता दो, रमेश ने तो बता दिया 6, कोई भी sp नहीं रहता। अरे आशुतोष तो मेरा स्टूडेंट है यार, वो गलत कैसे कर सकता है, आशुतोष तो इतने लंबे समय से पढ़ रहा है, और अभी भी गलत करेगा तो इसके पड़ेगी अच्छे वाली, ठीक है, कोई भी नहीं होगा। रमेश ने भी कहा 6 के बाद, रमेश ने कहा कोई भी नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट अपनी राय रखना चाहता हो, और कोई स्टूडेंट्स अपनी राय रखना चाहता हो। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई, कुछ इस टाइप के कंपाउंड भी हो सकते हैं हमारे पास, है ना, बड़े कंफ्यूज करने वाले। तो बड़ा घबराना नहीं है भाई, बड़े आराम से, है ना, दिल खोल के आंसर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दिल खोल के आंसर देना होता है आराम से। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे बना देता हूँ भाई, इस कंपाउंड को, यार ये तो है ना कुछ अलग ही बना दिया, दोबारा बनाता हूँ, पिरिडीन बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सर्कल बताएंगे अच्छे से, ओके अभिनय, वेरी गुड। तो इस कार्बन की जो, इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, क्या ये वाला जो लोन पेयर है, क्या ये वाला जो लोन पेयर है क्या वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, क्या ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं, लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं, बताओ ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं। तो ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, वो इस वजह से है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक ये लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 की वैल्यू होगी, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बात समझ में आई।
तो ये वाला आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता रेजोनेंस में पार्टिसिपेट? कॉन्जुगेशन की कोई कंडीशन नहीं बन रही। इस बॉन्ड को आप यहां पे ब्रेक करोगे क्या? यहां पे तो ब्रेक होगा नहीं है, और होगा भी तो चलो ये वाला जो लोन पेयर है नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। ये वाली बात आप ध्यान रखना। और भी करवाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको देखना आना चाहिए कि कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, बताओ भाई। नहीं सर लोन पेयर नहीं है कॉन्जुगेशन में, इसलिए sp2 है। यस, नो सर प्योर पी ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा। सही कहा दीपक ने, बिल्कुल। मैं ना ये प्योर पी ऑर्बिटल्स बात तो सही है आपकी, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको इतना कंफ्यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे जैसे अनामिका है फर्स्ट ईयर में, उसको बहुत सारी बातों का नहीं पता। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। अब बताओ भाई, यहाँ पे बता सकते हो, आप अपनी राय रख सकते हो। क्या इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, क्या इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है? क्या इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है? क्या इस कंपाउंड में क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है? पहले मुझे ये बताओ, क्या इस कंपाउंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? चलो इसमें ये बताओ, चलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेशन? इस कंपाउंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है या क्रॉस कॉन्जुगेशन है? इस कंपाउंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है या क्रॉस कॉन्जुगेशन है? काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा ना, वहां पे काम आएंगी ये चीजें। अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं अच्छे से। चलो भाई देखते हैं। देखो अब क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। ये क्या आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। क्रॉस है, क्रॉस गलत है भाई, क्रॉस गलत है। क्रॉस होता जब, क्रॉस कब होता? क्रॉस जब होता जब ये होता, ये है क्रॉस, ये है क्रॉस, ये कोई क्रॉस नहीं है। ये तो पूरा, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इस कंपाउंड के, आपको देखना, आपको खुद को समझ में आ जाएगी बात। इसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो समझना एक्सटेंडेड है भाई, ये कोई क्रॉस नहीं है। ध्यान दो, सबसे पहले मैं चलता हूं यहां से भी, मेरा मन हो गया कि मैं यहां से चलता हूं। इसकी मैंने रेजोनेटिंग, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक किया, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाई है मैंने? फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या पे, ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। अब मैंने वापिस से क्या कर दिया भाई, देखो इस चीज को समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो क्या ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? उसके बाद देखो अब इसने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो गया भाई। अब ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया तो क्या एक और ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ पे O नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी O नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई, बेसिकली सॉरी O पॉजिटिव आएगा यहाँ पे भाई, इसने डोनेट किया, O पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या इस स्टेट में क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? देखो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? इस स्टेज में है, एरोमेटिक है। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि एरोमेटिक क्या होता है, लेकिन एरोमेटिक है। ये वाला पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये वाला बॉन्ड जैसे ही देखो, अब क्या होगा कि आपने इसको यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी बना, इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करो तो ये वाला यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये वाला आपका यहाँ पे अटैक कर सकता है, और यहाँ देखो इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना कि जैसे ही आपका ये बॉन्ड यहाँ पे हुआ, इसने यहाँ पे मूव किया, ठीक है, और जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसने यहाँ पे मूव किया। अब इसके बाद आपका पूरा चलता है, उसके बाद आप ये भी दिखा सकते हो कि इसने यहाँ पे मूव किया तो इसने यहाँ पे डोनेशन दी, तो इस तरीके से चलता है ये पूरा। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, ना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन का। ठीक है, तो क्या यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है क्या भाई? मैं ये आपसे पूछ रहा था, क्या ऑक्सीजन का? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो करता है भाई, सॉरी करता है, कैसे करता है? ये नहीं, ऑक्सीजन का तो नहीं करता, सॉरी नहीं करता ऑक्सीजन का भाई, नहीं करता। यहाँ पे ऐसे कैसे रहेंगे 4 के 4, यहाँ पे भी ऐसे कैसे रहेंगे 4 के 4, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? ऑल बेंजीन डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक। रमेश ने बिल्कुल सही सोचा,
सर जो नॉर्मल जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होगा ना, वो नॉन एरोमेटिक होगा आशुतोष। जो नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल मतलब आशुतोष, नॉर्मल मतलब क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, तो ये वाली बात मैंने थोड़ी सी बताई। और भी एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आपके, और भी एग्जांपल करवा देता हूँ इस टाइप के। ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। नहीं, दोबारा से बनाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था जैम में इस बार, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था जैम में। बताओ भाई, बताओ यहाँ पे किस नाइट्रोजन, इसको मैंने नाइट्रोजन नंबर 1 बोला है, इसको मैंने नाइट्रोजन नंबर 2 बोला है, और इसको मैंने नाइट्रोजन नंबर 3 बोला है। किस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? हिंदी में लिख रहा हूं, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, में पार्टिसिपेट कर रहा है। बताओ भाई, 1 2 3। तो भाई देखो, इसकी एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, सिंपल सा तरीका बता देता हूं। तो भाई नाइट्रोजन नंबर 1 का कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि इस कंपाउंड को प्रेफरेंस दी थी एग्जाम 2020 में, 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, तो 2-3 इस टाइप के। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन वो लोन पेयर का पार्टिसिपेट है। आपको कब पता लगेगा कि पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अगर लगे, देखो भाई इसको हिंदी में बताता हूं अच्छे से, हिंदी में क्या, किसी में भी को, अगर आपका हेट्रो एटम आ जाए रिंग में, रिंग में क्या आ जाए, देखो इसका ऐसे समझो, है ना। ये मैंने एक बात पढ़ी थी, डमीज नाम की एक बुक है, डमीज, है ना, फॉरेन राइटर की बुक है डमीज, केमिस्ट्री फॉर डमीज, काफी अच्छी बुक है। उसमें ये बात मैंने पढ़ी थी, मुझे काफी अच्छी लगी, उन्होंने काफी अच्छे से समझाया इस चीज को, आसान है वैसे, है ना। जो रिंग है भाई, रिंग में अगर हेट्रो एटम आ जाए, अगर रिंग में अगर हेट्रो एटम आ जाए, अगर उस हेट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड हो, के साथ डबल बॉन्ड हो, तो उसका लोन पेयर, तो उसका लोन पेयर, तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल बेस्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, तो यहाँ पे अगर आ गया तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हेट्रो एटम के साथ पाई बॉन्ड नहीं है, अगर पाई बॉन्ड नहीं है, साथ नहीं है, तो फिर वो आपका, उसका जो लोन पेयर वो पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट था भाई, थोड़ा सा और रेजोनेंस से जुड़ा हुआ, जो कि मैंने, हेट्रो एटम का मतलब होता है कार्बन को छोड़ के, अनामिका हेट्रो एटम का मतलब होता है कार्बन को छोड़ के, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, इस टाइप के कंपाउंड जो उनको हेट्रो एटम बोलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है, फ्यूराल, जैसे पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, ठीक है, पिरिडीन, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या होता है, रिंग में कार्बन के अलावा कोई एक अलग एटम आ जाता है, उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो भाई कल हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, और परसों पढ़ेंगे उसकी, कल ही एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और बहुत जल्दी क्या होगा कि लगभग 1 मई से आपकी 2 या 3 क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, 1 मई से, क्योंकि 1 मई तक मैं लगभग आपकी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस वालों की। तो 1 मई के बाद आपकी क्लासेस डबल या ट्रिपल हुआ करेंगे, एक दिन में ही 2 या 3 क्लासेस हुआ करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा से रेडी रहो, है ना, जब तक पढ़ो इन चीजों को अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 1 मई से आपका रेगुलर बहुत अच्छे से चीजें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो वाला कंप्लीट कर चुका हूं मैं फिर। ठीक है, बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया भाई, आज वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सारी बातें समझ में आई। तो चलिए, किसी को डाउट है क्या आज की क्लास में? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताएं भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। आज बहुत मस्त लगी क्लास सर, अरे अनामिका रोज ही मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी आई हुई है, पता नहीं क्यों, कभी आ जाती है कभी चली जाती है ना, जो भी है। ये टॉपिक अच्छा था, जब टॉपिक अच्छा होता है ना तो ऑटोमेटिक एनर्जी निकलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं क्लास शुरू करता हूं तो इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे क्लास होती है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, मतलब पढ़ाने में भी क्या होता है, पढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है।
वैसे तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, है ना, पढ़ाने से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या कर लेता हूं कि आपकी एनर्जी को खींच लेता हूं, ठीक है। रेजोनेंस के थ्रू मैं क्या कर लेता हूं, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हूं, तो मैं आपकी एनर्जी को खींच लेता हूं, तो आप सभी की एनर्जी तो कम हो गई होगी, है ना, समझ समझ के, है ना, आपकी एनर्जी कम हो गई और आपको समझा के मेरी एनर्जी बढ़ गई। आई बात समझ में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन प्लीज, आशुतोष क्या क्वेश्चन है? आशुतोष कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास आपका। सर जो क्वेश्चन दिया है वो एंटी है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2c पॉजिटिव चार्ज। जो क्वेश्चन दिए हैं वो एंटी है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2c में पॉजिटिव चार्ज। कौन सा वाला भाई? तो जो क्वेश्चन दिए हैं वो एंटी है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2c में पॉजिटिव चार्ज। नहीं भाई, नो, ये एरोमेटिक है, शायद आप इसकी बात कर रहे हो। ये एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अरे देखो, एक के ऊपर जब नेगेटिव आ रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो एक के ऊपर देखो, इसको ऐसे समझ लो, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बने। आप ऐसा कह रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा भाई? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो, बिल्कुल पॉसिबल है ये वाली बात, बिल्कुल भाई। इसको एरोमेटिसिटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। इसकी ये वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एरोमेटिक दिख रही है, बट ये आपका नॉन एरोमेटिक ही होता है। कैसा होता है? सॉरी, एंटी एरोमेटिक होता है। सही कहा भाई आशुतोष, आपने सही कहा। CH3X और CH3O में से कौन माइनस आई इफेक्ट? ओके, नो सर, आप डेली एनर्जेटिक रहते हो पर आज काफी ज्यादा था। यस, ये बात सही कही, ठीक है। अच्छा भाई, ये एंटी है भाई, एंटी है, सही कहा आशुतोष, एंटी है ना, एंटी है, एंटी बोलेंगे इसको, क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। CH3X X का मतलब हैलोजन कह रहे हैं, फ्लोरीन, और एक आपका है CH3OH, ठीक है। इनमें से कौन ज्यादा माइनस आई शो करेगा? सीधी सी बात है यार, ये पूरा ग्रुप तो माइनस, देखो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये भी खींचेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव चार्ज वो कम आएगा। तो सीधी सी बात है कि फ्लोरीन लगा हुआ तो ये है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। लेकिन अगर आप क्लोरीन से कंपेरिजन करोगे फिर बात अलग आ जाएगी। ओके सर, डाउट क्लास की वीडियो अपलोड कर दीजिए। कर दिए भाई रमेश, ऑलरेडी कर दिए डाउट क्लास की वीडियो तो अपलोड। अच्छा भाई, और भेजो स्टीरियो के डाउट। इस सैटरडे को फिर क्लास रखते हैं, स्टीरियो के डाउट और भेजो, और इस संडे को पक्का टेस्ट होगा भाई, सभी बच्चे प्रिपरेशन कर लेना। सर कलेडन कैसे हैं, पढ़े, कुछ टिप्स दो। क्यों पढ़ रहा भाई अभी ने, मुझे ये बता, कलेडन पढ़ने की जरूरत क्या है तुझे? अभी कलेडन पढ़ने की जरूरत है कोई जरूरत कलेडन पढ़ने की? पिछले कितने ईयर से एग्जाम में कलेडन से क्वेश्चन आ रहा है, बता मुझे भाई। कोई बुक ना पढ़ो एक बार, अभी मत पढ़ो कोई बुक, ठीक है। पहले एक चैप्टर को कंप्लीट होने दो, उसके बाद उस चैप्टर की बुक पढ़ो। और मुझे पर्सनली कोई मजा नहीं आता है बुक पढ़ने, है ना। इतनी बात घुमा फिर आके एक बात बता रखी होती है, ठीक है। हाँ, वो ये है कि आप एमएससी में जाओगे जब पढ़ना अच्छे से। कोई टिप्स नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मुझे काफी बोरिंग लगता है बुक्स पढ़ना, ठीक है। स्पेशली बहुत थोड़ी की बुक्स पढ़ना बहुत मुझे काफी बोरिंग लगता है। तो मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, काफी और एजुकेटर्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपसे बताएंगे, मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ, ठीक है। आशुतोष और क्या अभिनय, चलिए भाई, गुड नाइट आप सभी को, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत बेहतरीन क्लास होगी भाई, एक भी क्लास मिस मत कर देना, है ना। और असाइनमेंट अपलोड करवाता हूँ मैं थोड़ी बहुत, है कल के बाद करवा दूंगा, क्योंकि कल मैथमेटिक्स आ जाएगा, तो इसके है ना इकट्ठे ही क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे आपको, इकट्ठे, ठीक है। तो चलिए भाई, आप सभी को गुड नाइट। आशुतोष ने कहा थैंक यू सर, टेक केयर एंड अच्छे रहो, उस वीक को भी कभी दिखाना। बिल्कुल भाई, आपका थोड़ी ही काफी है, बस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। अच्छा भाई, मैंने एक बुक भी डाली है, एक बुक डाल दी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे वो है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ बुक भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, पीडीएफ, है ना, बुक्स की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उनके डाउट लेके आओ, वो अच्छा रहेगा। तो आप कैसे पढ़े थे? मैं भी टीचर से ही पढ़ा था, मैं भी किसी टीचर से ही पढ़ता हूं, मैं वीडियोस देखता हूं टीचर्स की। आपका थोड़ी ही काफी अच्छा भाई, ठीक है। नो सर, आप बेस्ट हो। ओके
सर तो आप कहाँ से पढ़े थे? मैं पढ़ा था भाई टीचर से, कोटा से। कोटा के टीचर्स काफी, वो खुद में ही एक बुक होते हैं, और खुद में एक बुक नहीं 10 बुक एक टीचर में समाई हुई होती हैं। तो वो सिलेक्टेड चीजें पढ़ाते हैं, हमारे काम की चीजें पढ़ाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें। ठीक है, कोटा के टीचर से भी पढ़ा, पता नहीं कितने टीचर से पढ़ा हूँ मैं, बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ। ठीक है, और आज भी पढ़ता रहता हूँ। आप कुछ सिखा दोगे तो आपसे पढ़ दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ का कमेंट आ रहा था, साइड हाइड हो गया था। एफ की जगह आई रहता तो फिर तो उसी का आता भाई, एफ की जगह आई रहता तो फिर ओ एच का ही आता, फिर ओ एच का आता भाई, फिर ओ एच का आता। ठीक है, चलिए।